हेलो बच्चों, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया का पहले तो मतलब समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन, जैसे नया पदार्थ बनना। ये एक रासायनिक परिवर्तन हो गया और इसे ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ हम मुख्य अभिक्रियाओं के बारे में ही जानेंगे। पहली है संयोजन अभिक्रियाएं। जैसा कि शब्द है संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो हम दो अभिकारकों को जोड़ करके एक नया पदार्थ बनाएंगे, जैसे A + B, और ये यहां बन गया नया पदार्थ जुड़ने पर। एक छोटा सा उदाहरण अपन लेंगे, नया पदार्थ कैसे बनता है। किसी को मिलाने पर देखते हैं, दूध प्लस जामन बराबर दही। तो यहां देखेंगे दही एक नया पदार्थ है, और ये नया पदार्थ जो बना है ये है रासायनिक परिवर्तन। और ये जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है वही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम सबसे पहले अभिक्रिया पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में हमने देखा कि दो अभिकारक, ये A और B अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम, दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं। ऐसी एक उदाहरण लेंगे, C+O2, क्या बना, CO2। दूसरा लेंगे Mg+O2, यहां बना 2MgO। नेक्स्ट लेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, अलग होना, टुकड़े होना, अपघटन होना। तो यहां हम संयोजन में देख रहे थे, हम दो को मिलाकर के एक उत्पाद बना रहे थे। अब यहां देखेंगे एक टूट करके दो अभिकारकों में या दो उत्पादों में डिवाइड हो जाता है। तो देखेंगे यहां जैसे कि A और B है आपके पास, ये टूट करके A + B में विभाजित हो जाता है। उदाहरण लेते हैं अपन, यही ले लेते हैं MgO। तो ये टूट करके बना 2Mg+O2। ठीक है। अब जो ये वियोजन अभिक्रिया है ये तीन प्रकार से होती है। देखते हैं वियोजन। प्रकाश, विद्युत और ऊष्मा, इन तीनों के द्वारा जो अभिक्रियाएं होती है वो वियोजन अभिक्रिया होती है। तो देखते हैं पहले प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, यानी कि प्रकाश के द्वारा अपघटन होगा। देखते हैं HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसको हम प्रकाश देंगे तो तीर के निशान के ऊपर हम प्रकाश लिखेंगे। ये एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है जिसके द्वारा आपकी अभिक्रिया संचालित होती है। तो ये इसके टुकड़े हो जाएंगे H2 + Br2। अभी 9th में आपने सीखा होगा संतुलन करना। तो देखेंगे यहाँ हमारा हाइड्रोजन 2 होता है। ज़्यादातर गैसें हम 2 के रूप में लिखते हैं, जैसे N2, O2, H2, Cl2। तो यहाँ हम संतुलन करेंगे, आपका हाइड्रोजन यहाँ 2 आ रहा है और ब्रोमीन भी 2 आ रहा है, तो यहाँ अपन 2 लगा देंगे। तो ये हो गया 2H
Br। तो ये प्रकाश के द्वारा हमारी अभिक्रिया घटित हुई, तो इसका नाम हो गया प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। दूसरा लेंगे विद्युत, बिजली के द्वारा। तो बिजली के द्वारा हम दो चीज़ों का यहाँ अपघटन करेंगे, जल और नमक। जैसा कि आप जानते हैं जल का सूत्र होता है H2O और नमक होता है NaCl। तो ये विद्युत का जो अपघटन होता है वो कैसे होता है देखेंगे। यहाँ एक बीकर लेंगे, विद्युत का जो अपघटन होता है वो गलित अवस्था में होता है। तो यहाँ हम विलयन बना देंगे। जल तो अपने आप में एक वैसे ही द्रव है और नमक का हम विलयन ले लेंगे और इसमें दो इलेक्ट्रोड बनाएंगे और बैटरी के धन और ऋण टर्मिनल से जोड़ देंगे। जो धन सिरे से जुड़ा हुआ है वो एनोड है और जो ऋण से जुड़ा हुआ है वो कैथोड है। तो देखेंगे यहाँ H2O का हम अपघटन कर रहे हैं किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा। तो हम तीर के निशान के ऊपर विद्युत लिख देंगे और ये अपघटन हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये भी आपको बताया कि हाइड्रोजन को हम 2 के रूप में लिखते हैं क्योंकि ये गैस है, ऑक्सीजन को भी 2 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ वही संतुलन वाली बात, यहाँ हम संतुलन करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे और ये यहाँ भी 2 लगा देंगे। फिर लेते हैं नेक्स्ट NaCl। NaCl का हम करते हैं अपघटन, तो NaCl और ये Na+Cl2, यहाँ 2 लग जाएगा और ये यहाँ 2 लग जाएगा और ये तीर के निशान के ऊपर हो गया विद्युत। यानी कि जिसके माध्यम से आपकी अपघटन अभिक्रिया संपूर्ण हो रही है या पूरी हो रही है वो हम तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। तो हमारी यहाँ विद्युत अपघटन पूरी हो गई। फिर देखते हैं अपघटन का लास्ट ऊष्मीय अपघटन, यानी ऊष्मा के द्वारा अपघटन। ऊष्मीय को हम तापीय भी बोलते हैं, यानी ताप के द्वारा अपघटन। तो यहाँ लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तीर का निशान ऊपर यहाँ लिखेंगे। किसके द्वारा कर रहे हैं, ताप। तो ताप, ऊष्मा और ताप एक ही बात होती है। इसका प्रतीक भी होता है ये त्रिभुज। तो ये CaO+CO2। ध्यान रखना कि जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं और उसमें कार्बन होता है तो वहाँ CO2 गैस अवश्य बनेगी। तो यहाँ देखेंगे हम CO2 गैस बनी और ये आपका चूना बन गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना। ये अपघटन आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है ट्रांसफर। एक सक्रिय ज्यादा क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो यहां देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण लिया आपने CuSO4+Zn। तो जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा सक्रिय है। तो जिंक कॉपर को आसानी से विस्थापित कर देगा। तो यहां देखते हैं Zn कॉपर की जगह बैठ जाएगा और कॉपर Zn की जगह आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा ZnSO4+Cu। यहां देखने वाली बात यह है कि कौन ज्यादा सक्रिय है और कौन ज्यादा कम क्रियाशील है। तो इसके लिए एक सारणी है जो आपको याद करनी है, उसका मैं ट्रिक आपको बता देता हूं। तो देखिए देखेंगे
कान्हा कार मांगे, क्या मांग रहा कान्हा? पोटेशियम, और ये सोडियम कान्हा हो गया। कार मांगे, Ca से कार हो गया, Mg से मांगे। अब कार कौन सी मांग रहा है? अल्टो, जिंक से जैन, Fe से फरारी। यहां तक का ये ट्रिक हो गया। जो धातुओं की क्रियाशीलता बता रहा हमें, जो ऊपर ही ऊपर है वो अधिक क्रियाशील तत्व है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है यहां पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम। तो ऐसे हम लास्ट में आ जाएंगे तो हमारा है सोना, और सोना सबसे कम क्रियाशील तत्व होता है। तो यहां तक हो गया। अब ये थोड़ा सा दूसरा ट्रिक बनेगा हमारा। तो यहां से लिखेंगे प्रभु, H से हो गया हम, Cu से हो गया क्यों, Hg से हो गया है जी, Ag से हो गया चांदी, और Au से हो गया सोना। तुम देखेंगे ये ऊपर से नीचे क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। तो यहां देखेंगे इस सारणी में कि जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। तो जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील तत्व हो गया, तो ये आसानी से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। और हमारा यहां फॉर्मूला बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। तो ये हो गई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। कई बार पूछ लिया जाता है ZnSO4 प्लस Cu, तो आगे क्या बनेगा? तो आगे कई बच्चे क्या कर देते हैं कि CuSO4 प्लस Zn, ये हो गया, लेकिन ये होता नहीं है। अभी भी आपने देखा कि कॉपर कम क्रियाशील है जिंक से, तो यहां देखेंगे कि कॉपर एक कम क्रियाशील तत्व है जिंक से, तो ये कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, यानी कि ये अभिक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरा इसका तरीका और भी, जब ये उदाहरण पूछा जाए तो देखेंगे J फॉर जिंक और J फॉर ज्यादा, यानी कि जिंक जो है ज्यादा क्रियाशील है, K फॉर कॉपर और K फॉर कम, यानी कि कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। विस्थापन का ही एक और रूप है द्विविस्थापन। द्वि का मतलब दो, या हम दो का विस्थापन करेंगे, दो परमाणु आपस में विस्थापित होंगे। तो देखते हैं CuSO4 प्लस NaOH। अब आपने देखा होगा भी कॉपर कम क्रियाशील तत्व है और सोडियम ज्यादा क्रियाशील तत्व है। सोडियम देखेंगे ऊपर ही ऊपर है, तो ये कॉपर को आसानी से विस्थापित कर देगा। देखेंगे सोडियम कॉपर की जगह और कॉपर सोडियम की जगह। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया Na2SO4 प्लस CuOH का होल ट्वाइस। ये जो फॉर्मूला बना ये वैलेंसी के हिसाब से बना। ये 9th में आपने सीखा होगा सूत्र बनाना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और SO4 की वैलेंसी 2 होती है। तो यहाँ इसकी वैलेंसी इसके नीचे दिखाएंगे 2 और इसकी वैलेंसी इसके नीचे दिखाएंगे। तो यहाँ Na लिखना है आपको, Na के नीचे कितना है 2 लिख देंगे। फिर लेंगे SO4 के 4 है, ये तो SO4 अपने आप में SO4 है और नीचे लिखा हुआ 1 को कभी लिखते नहीं है, यानी कि एक तो वो अपने आप में है ही। तो यहाँ आपका सूत्र बना Na2SO4। ऐसे ही कॉपर की वैलेंसी 2 होती है Cu और OH की वैलेंसी 1 होती है। तो देखेंगे
Cu के नीचे 1 आ रहा है तो कॉपर 1 लिख दिया, और OH के नीचे 2 आ रहा है, तो ये 2 परमाणु आपस में मिले हुए हैं, तो हम 2 दिखाएंगे कोष्टक में, कोष्टक के बाहर दिखाएंगे। तो ये CuOH का होल्ट वाइज हो गया, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट अपन लेते हैं वेग के आधार पर। वेग, देखिए कोई अभिक्रिया चल करके तो कहीं जाएगी नहीं, तो वेग यानी चाल होता है, स्पीड होता है, तो यहां समय के आधार पे होती है। किसी अभिक्रिया को संपूर्ण होने में कितना समय लग रहा है वो वेग के आधार पे हो गया। तो पहले लेते हैं अपन मंद अभिक्रिया। और दूसरा है तीव्र अभिक्रिया। मंद का मतलब होता है धीरे धीरे, वह अभिक्रिया जिसको संपूर्ण होने में या पूरा होने में बहुत समय लगता है, कई घंटे, कई दिन, कई वर्ष भी लग जाते हैं। तो मंद का हम छोटा सा उदाहरण जो इससे मिलता जुलता है, ये मंद जंग। मंद का उदाहरण कौन सा हो गया? जंग। तो आपने देखा होगा लोहे में जंग किस प्रकार से लगती है, तो लोहा लेंगे Fe प्लस ऑक्सीजन लेंगे और प्लस जल लेंगे। ध्यान रखना, जंग जल और वायु की उपस्थिति में ही लगती है। जैफोर जंग, जैफोर जल, बिना जल के जंग लग ही नहीं सकती। तो यहां देखेंगे ये जंग का फॉर्मूला हो गया हमारा 2Fe2O3 और N2 3H2। यहाँ हम संतुलन कर देंगे, हमारे पास Fe 2 और 2 यानी कि 4 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ हो गए 3 दूनी 6, 3 ले लेंगे, और यहाँ आपका जल हो गया 3, तो यहाँ कर देंगे, और ये N2 2 हो रहा है तो 6H2 हो गया। तो ये जंग हमारी एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट लेते हैं तीव्र अभिक्रिया। जैसा कि शब्द तीव्र यानी तेज, प्रबल, ठीक है। तो ये अभिक्रिया बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती है, जैसे कि अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल। तो ये यहां प्रबल अम्ल होता है, ध्यान रहे इस बात का। दोनों ही हम अम्ल और क्षार यहां क्या लेंगे? प्रबल। प्रबल हमारा तीव्र से मैच हो रहा है, तो ये याद भी रहेगा आपको। लेकिन ये अभिक्रिया बहुत कम समय में होती है, यानी कि 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड, बहुत कम समय में। ऐसे ही प्रबल में एक और अपन उदाहरण लेंगे, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ये अभिक्रिया भी बहुत कम समय में होती है, यानी कि इसका अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल होता है 10 की पावर माइनस 12 सेकेंड। 10 की पावर माइनस 12 सेकेंड। अब यहां जानने वाली बात यह है कि अर्ध आयुकाल होता क्या है, तो वो भी देख लेते हैं। अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल क्या होता है? अभिकारक। की आधी मात्रा, अभिकारक की आधी मात्रा को उत्पाद बनने में, अभिकारक की आधी मात्रा को उत्पाद बनने में जो समय लग रहा है वो क्या हो गया? अर्ध आयुकाल। अर्ध यानी आधा, काल यानी